हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में बताइएगा। और आज का अपना ये जो सेशन है, और इसमें अपन लोग डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज। और इससे पहले कई सारे पीवाईक्यूज अपन लोगों ने कम से कम डिस्कस किए हुए हैं। 500 के करीब में पीवाईक्यूज जो कि नेट से पूछे गए उनको कंप्लीट कर लिया गया है। और इससे भी ज्यादा आपको कम से कम 3 से 4 हजार पीवाईक्यू जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, इन सभी के जो पीवाईक्यूज आपको अभी तक पूछे गए हैं उन सभी का आप लोगों को सॉल्व मिल चुका है। वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको स्टडी पीवाईक्यू जो चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये आपको पूरा सॉल्व यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप ज्योग्राफी से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं किसी की भी, अगर आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, टीजीटी है, पीजीटी है या फिर नेट है, और नेट के साथ में आपको यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट होता है उसकी भी तैयारी करनी है, तो आप उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जीएस बाय दिवाकर। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। ठीक है। और इसकी लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आप लोगों के लिए जरूरी है और हमारे लिए भी। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और इनका आंसर आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर देने से आपका क्या होता है, कंठस्थ होती हैं बातें, यानी कि जो आपकी पढ़ाई है, जो आपने पढ़ा हुआ है, वो एकदम से दिमाग में छप जाता है जब आप आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित हुई है, किसके कारण निर्मित हुई है, ये पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। ऑप्शंस में दिए गए हैं, हिमनदीय अपरदन की पूर्णावस्था में, या फिर नदीय अपरदन की नदी अपरदन जो चक्र होता है उसके जीर्णावस्था में, या फिर नदी अपरदन चक्र की तरुणावस्था में, या फिर शुष्क चक्र की जीर्णावस्था में। बताइए बी आकार की घाटी कब बनती है और कैसे बनती है। तो देखिए जो इसका सही ऑप्शन होगा कि जो बी आकार की घाटी है ये बनती है जब नदी अपनी क्या होती है, तरुणावस्था में होती है, तेज बहाव में होती है नदी, तब आपकी बी आकार की घाटी बनती है। ठीक है। कैसे बनती है देखिए, और ये किसके द्वारा बनती है, तो ये बनती है नदी के द्वारा, जो कि लिखा हुआ है। कैसे बनती है? जब नदी स्पीड में आती है, किसी ग्लेशियर से, पहाड़ी क्षेत्र से उतर करके नीचे आती है, तो बहुत बहाव इसका क्या होता है, तेज होता है, तेज होता है। तो ये अपने साथ में क्या करती है, बहुत बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं, और भी जो रेत, मिट्टी, गाद, सिल्ट, ये सब होते हैं, इनको अपने साथ में लेकर के चलती है। और जो साथ में इनका जो तली होती है, जो स्थल होता है, उसको ये काटती हुई चलती है। तो ये जो काटती हुई चलती है, तो ये आपको कैसा बन जाता है, बी आकार का ये गड्ढा रूपी बन जाता है। तो ये जो घाटी बनती है इसको नाम दिया गया है क्या, बी आकार की घाटी। तो अगर पूछा जाए किस क्रिया के द्वारा बनती है ये, तो ये अपरदन की क्रिया के द्वारा बनती है। कौन सी स्टेज में बनती है, तो ये आपकी तरुणावस्था में बनती है। किसके द्वारा बनती है, तो ये नदी के द्वारा बी आकार की घाटी बनती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? आगे बढ़िए। पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? न बताइए इसमें किसके द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ए एन स्ट्रॉलर के द्वारा, सर्प के द्वारा, या फिर डब्ल्यू एम स्मिथ के द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट से कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पेंजिया है इसका जो इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था ये, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है। प्रवाह सिद्धांत इसका पूरा नाम है। ठीक है। ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। दिया कब था, तो ये इन्होंने दिया था 1912 में। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जो कि वेगनर का काफी फेमस है। और इन्होंने इसमें किसके लिए दिया था, तो ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, स्थल खंड एवं जो महाद्वीप और महासागर हैं उनसे संबंधित ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो स्थल भाग है, यानी कि जो स्थल बने हुए हैं
अपने जो आज के टाइम के जो आप देख रहे हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये सब जो बने हुए हैं वो कब बने हैं? कार्बोनिफेरस युग में। इनके अनुसार बता रही हूँ कि जो वेगनर है इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि जो स्थल बने हैं ये कार्बोनिफेरस युग में बने हैं। ठीक है, युग में बने हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और साथ में ही इन्होंने नाम भी दिया था कि जो स्थल पिंड है यानी कि जो स्थल भाग है, इसको तो इन्होंने नाम दिया था क्या? पेंजिया। ये बीच वाला पार्ट था, क्या था? बीच वाला पार्ट था। और इसके पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था बड़ा सा, जिसमें पानी भरा हुआ था। और जो पानी भरा हुआ था इसको नाम दिया है इन्होंने पेंथालासा। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया? पेंथालासा इन्होंने नाम दिया, जो कि महासागर का था, एक पानी वाले क्षेत्र का नाम पेंथालासा था। आगे इन्होंने पेंजिया का भी डिवीजन किया हुआ है, दो भागों में इन्होंने पेंजिया को बांटा, जिसमें जो उत्तरी भाग था इसको तो इन्होंने क्या बोला? लारेसिया बोला। क्या बोला था इन्होंने? लारेसिया। और जो आपका दक्षिणी भाग है इसने जो दक्षिणी वाला भाग है इसको बोला इन्होंने गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये इन्होंने डिवीजन किया था किसका? स्थल खंड का, या फिर आप लोग महाद्वीप महासागर का भी बोल सकते हैं। वैसे अगर स्थल खंड का बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने पेंजिया के दो डिवीजन कर दिए, लारेसिया एवं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कौन सा होता है? ये दक्षिण वाला एरिया हो जाएगा, और ये उत्तर वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेगनर के बारे में भी जान लीजिए कि जो वेगनर थे ये कहाँ के कौन थे? ये पहले तो ये जलवायु वेदता थे। कौन थे ये? जलवायु वेदता थे। कभी कभी आपके जो मास्टर्स वगैरह में ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग इनको भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो सीयूईटी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। जलवायु वेदता थे, और कहाँ के रहे थे ये? तो ये जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे ये, याद रखेंगे। तो ये आपको वेगनर के बारे में कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, और यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट में प्लीज बताया कीजिए, और सेशन कैसा लगता है आपको ये भी बताया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेनेजुएला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में? अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए जो वेनेजुएला की धारा है, ये एक तो इसको याद रखिएगा कि ये ठंडी जलधारा है। कैसी है ये? ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? ये होती है आपके जो अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर है, इसमें ये धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दृश्य भूमि संरचना संरचना प्रक्रिया अवस्था का प्रकार यानी कि फलन है, ये एक स्टेटमेंट है। यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, डेविस के द्वारा, पेंक के द्वारा, या फिर पेंक के द्वारा, या फिर थॉर्नबरी के द्वारा? बताइए किसके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था? तो देखिए ये जो संरचना प्रक्रिया और जो अवस्था है इसकी जो अवधारणा दी गई थी, ये दी गई थी WM डेविस के द्वारा। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रायो ऑफ डेविस भी बोला जाता है। ट्रायो ऑफ डेविस बोला जाता है। इसी को आप लोग डेविस का त्रिकूट बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा ही गया है, पूछा गया है तभी तो इसमें आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछ लिया जाता है कि डेविस का त्रिकूट क्या है, या फिर ट्राई ऑफ डेविस क्या है, तो आप उसमें क्या बता देंगे? संरचना प्रक्रिया एवं अवस्था हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन कंप्लीट है, सही हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको सही टिक लगा करके क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? बताइए किस कारण से अम्ल वर्षा आप लोगों को देखने को मिलती है? ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से, या फिर वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रवाह होता है,
उष्णकटिबंधीय वनों से ग्रीन हाउस गैसें यानी कि जो हरित गृह गैसें होती हैं उनके उत्सर्जन में अधिकता होती है, या फिर वायुमंडल में गैसों के संयोजन में असाधारण भिन्नता होती है। बताइए किस कारण से अम्ल वर्षा देखने को मिलती है। तो इसका जो आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो वर्षण होता है जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रवाह होता है, इसी के कारण अम्ल वर्षा देखने को मिलती है। इसमें बहुत ही ज्यादा ये अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे लिख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, दोनों मिक्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका प्रच्छाल प्रवाह होता है जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनकी असर रीजन वाला ये सवाल है, ए दिया गया है जिसमें इनका कारण पूछा गया है, क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं। नदी घाटियां अपनी तरुण अवस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती हैं। ठीक है, जो तरुण अवस्था यानी कि जब आपकी मैच्योर स्टेज होती है तो जो नदी कैसी होती है, चौड़ी कम होती है, गहरी ज्यादा होती हैं। जो अभी अपन लोगों ने बी आकार की घाटी पढ़ी थी वो किसका उदाहरण था, तरुणावस्था का था। तो वो उसमें यही पूछ रहा है कि ये तरुण अवस्था में संकीर्ण होती है, आकार इनका कैसा होता है, संकीर्ण होता है। ठीक है, दूसरा ये बता रहा है कि जल गर्तिका भीतर नदी घाटियों के नीचे की और कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपर अपर्दनीय प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी सही कह रहा है कि जो जलगर्तिका होती है इसमें नदी घाटियों के नीचे कटाव होता है और उसके कारण यहाँ पे अपरदन होता है, तभी ये जलगर्तिका बनती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दोनों ही सही दिए गए हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये संकीर्ण क्यों है इसका ये कारण नहीं बताया गया। दोनों अपने आप में सही है लेकिन अलग अलग बातें हैं दोनों। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही तो हो जाएंगी लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं होगी। तो व्याख्या अगर सही नहीं है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं, बताइए कौन से होते हैं। स्तरीय है, या फिर कपासी बादल है, कपासी वर्षा बादल है, या फिर पच्छाव मेघ है। बताइए कौन सा आंसर होगा, फटाफट से आंसर दीजिए, इतनी देर में आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा कि कौन से बादल हैं जो कि सबसे निचली परत में होते हैं, वो हो जाएंगे आपके स्तरीय बादल। सबसे निचली परत में होते हैं यानी कि सबसे नीचे होते हैं, वो स्तरीय होते हैं और यही ज्यादा वर्षा भी करते हैं। ठीक है, पर ये क्या होते हैं, कोहरे के समय ज्यादा दिखाई देते हैं। जब कोहरा पड़ता है ना, आप लोग देखते होंगे सर्दियों के टाइम पे कोहरा आप लोगों को देखने को मिलता है, उस टाइम पे ये ज्यादा होते हैं बादल। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एक मिनट, लेकिन ये धरातल से बिल्कुल सटे नहीं होते हैं, इसके कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। प्रदूषण शिखा परिणाम है, किसका परिणाम है, दाब प्रवणता द्वारा उत्पन्न एक प्रादेशिक वायु का, तापमान के असमान वितरण का, सुप्त ऊष्मा द्वारा उत्पन्न असमानताओं का, या फिर वायु संहति के विभिन्न प्रकारों के बीच अंतर क्रिया का। बताइए प्रदूषण किसका परिणाम है, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है, जो सुप्त ऊष्मा है उसके द्वारा उत्पन्न जो असमानताएं होती हैं उसके कारण आप लोगों को प्रदूषण देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ध्रुवीय वाताग्र यानी कि जो पोलर फ्रंटल है सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए फटाफट से किससे संबंधित है ये जो सिद्धांत है व्यापारिक पवन क्षेत्र की उत्पत्ति से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से,
टोर्नेडो की उत्पत्ति से या फिर जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से? बताइए किससे संबंधित है आपका ये सिद्धांत? तो ये जो सिद्धांत है ये संबंधित है जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से। किससे है? जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था जे बर्कनीज। किसके द्वारा दिया गया था ये? जे बर्कनीज के द्वारा ये वाला सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। और ये कब दिया गया था? 1918 में ये सिद्धांत दिया गया था। कब दिया गया था? 1918 में ये वाला सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर तो ये देखिए जेट स्ट्रीम दिया गया है, लेकिन कभी आपको घुमाने के लिए इसमें शीतोष्ण चक्रवात भी दे सकता है और पोलर फ्रंट यानी कि जो ध्रुवीय वाताग्रह या फिर इसको शीतोष्ण चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और किससे संबंधित है? ये शीत कटिबंध से भी संबंधित है, तो ये आप लोग याद रख लेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवालद्वीप वलय एटोल किसकी भिन्न अवस्थाओं में से एक है? प्राकृतिक जलाशय की, दबाव तंत्र की, प्रवाल विकास की, या फिर महासागर में कार्बन कुंड का विकास? बताइए किससे संबंधित है ये? तो जो प्रवाल द्वीप वलय होता है, एटॉल होता है, ये संबंधित है प्रवाल विकास से। ठीक है। किससे होता है ये? प्रवाल विकास से होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहाँ पे भूआकृतिक प्रदेश दिए गए हैं और साथ में उनकी पहाड़ियां दी गई हैं। तो देखिए पहले नंबर पे यहाँ लिख लेते हैं जिससे आपको दिखाई देगा। अरावली दिया गया है। द्वारा में आपको कर्नाटक पठार दिया गया है। कर्नाटक पठार दिया गया है। इसके बाद में सतपुड़ा पर्वत दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को हिमालय दिया गया है। चलिए अब नीचे देखते हैं किसकी श्रेणी है, कौन सी है, कहाँ पे है। बताइए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए कि जो अरावली श्रेणी है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मिसमी पहाड़ियां, दिल्ली रिज, बाबा बुदन की पहाड़ियां, या फिर मैकाल श्रेणी? बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए जो अरावली श्रेणी है यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए दिल्ली रिज को। कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। कर्नाटक का पठार है, इसमें आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको बाबा बुदन की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप लोग थर्ड को लिख लीजिए। ठीक है। सेकंड थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में आपकी क्या हो जाएंगी? मिसमी पहाड़ियां हैं या फिर आपकी सतपुड़ा पर्वत है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मैकाल श्रेणी देखने को मिलेंगी, फोर्थ लिख लीजिए। और रह गया आपका हिमालय। हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेंगी? मिसमी पहाड़ियां, तो आप लोग फर्स्ट लिख लीजिए। सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। ठीक है। याद रखिए कौन सा है ये? सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन-थ्यूनेन मॉडल के अनुसार एकांतिक क्षेत्र में केंद्रीय नगर को घेरते हुए भूमि उपयोग के खंडों में से चार निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? देखिए इन्होंने बॉन-थ्यूनेन ने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने छह अपने केंद्र बताए थे, जिनमें से चार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, उनको आपको क्या करना है? क्रम से लगाना है। ठीक है। चलिए लगा लेते हैं। क्रम से नहीं है यहाँ पे। केंद्रीय नगर के चारों ओर घेरते हुए भूमि उपयोग के खंडों में से चार निम्नलिखित है। हाँ, तो इनको लगाना है आप लोगों को। चलिए पहले यहाँ पे ईंधन लकड़ी एवं काष्ठ दिया गया है। उसके बाद में गहन सस्य कृषि दिया गया है। उसके बाद में सस्य कृषि और उसके बाद में बाजार बागवानी और ताजा दूध वाली कृषि दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सी कृषि करेंगे? बॉन थ्यूनेन के अनुसार तो उन्होंने ये जो दूध वगैरह होता है, बागवानी होता है, साग सब्जी होता है, ये बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, तो इन्होंने बहुत नजदीक रखा था केंद्र के। तो पहले नंबर पर आपका क्या हो जाएगा?
बाजार बागवानी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग फोर्थ लिख लीजिए। ठीक है। और इसके बाद में उन्होंने ईंधन और काष्ठ को रखा था, क्योंकि जो घरों में रहने वाली लेडीज हैं उनको खाना बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उन्होंने थोड़ा सा पास में रखा था, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए। इसके बाद में उन्होंने जो रखा था वो हो जाएगा आपका जो गहन कृषि वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप लोग थर्ड लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए। और इसके बाद में शस्य कृषि जो परती भूमि होती है जहाँ पे चारागाह वगैरह होता है, इसको उन्होंने फोर्थ पे रखा था। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थर्ड को लिख लीजिए। तो यहाँ पे फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से में ये वाला ऑप्शन दिया गया है। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? बताइए किसने की है? जीन ब्रून्स ने, रिचर्ड हर्टसोन ने, डेविड एम स्मिथ ने, या फिर एच एस बैरोज ने? किसने की है ये? अच्छा, ऊपर आप लोग एक और चीज देख लीजिए। इन्होंने जो छह दिए थे, इनके नाम और देख लीजिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो। जो बॉन्थ्यूनेन है, इन्होंने कृषि सिद्धांत दिया था, सबसे पहले दिया था 1826 में। कब दिया था इन्होंने? 1826 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो केंद्र था, भूमि थी, कृषि भूमि, इनको इन्होंने छह पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छह भागों में। कैसे कैसे इन्होंने पेटियां बनाई थी? देखिए, पहले में इन्होंने, अभी अपन लोगों ने चार देखी, साग सब्जी रखा। पहले में इन्होंने साग सब्जी रखा। दूसरे में इन्होंने क्या रखा? काष्ठ उत्पादन। ठीक है। काष्ठ उत्पादन रखा। और इसके बाद में इन्होंने तीसरे में जो रखा था वो हो जाएगा क्या? अन्न उत्पादन, जो भी कैसा है? गहन उत्पादन। ठीक है। गहन कृषि इसको बोल सकते हैं आप लोग, अन्न उत्पादन। इसके बाद में इन्होंने चौथे में जो रखा था वो हो जाएगा आपका क्या? चारागाह और जो प्रतिभूमि है वो इन्होंने चौथी में रखी थी। ठीक है, प्रतिभूमि हो जाएगी। पांचवे में इन्होंने जो रखी थी वो हो जाएगी आप लोगों की क्षेत्र पद्धति, जहां पे आप लोग दो तीन तरीके की फसल कर सकते हैं। और इसके बाद में इन्होंने छठवें नंबर पे जो लास्ट में रखा था वो इन्होंने पशुपालन को रखा था। ठीक है। इनकी छह छह की छह पेटियां हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? बताइए फटाफट से, किसने की थी? तो देखिए, इसका जो आंसर सही होगा, जीन ब्रून्स, रिचर्ड हार्टसॉन, डेविड स्मिथ, या फिर एच एस बैरोज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, रिचर्ड हार्टसॉन, ऑप्शन बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही क्या किया था? प्रादेशिक भूगोल की या फिर क्षेत्रीय भिन्नता की इन्होंने अवधारणा दी थी। ठीक है। और इनकी दो पुस्तकें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। ये इन्होंने दी थी 1939 में, डेट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसके बाद में इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। दोनों, अगर आप नेचर ऑफ ज्योग्राफी पीछे लगाए या फिर सिंपल में दिया है, तो आप लोग फटाफट से क्या करेंगे? नाम लगा देंगे, किसका? रिचर्ड हर्टसोन का। और ये वाली इन्होंने कब लिखी थी? 1959 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, सही उत्तर का अपन लोगों को चयन करना है। पुस्तक दी गई है, नीचे उनके लेखक दिए गए होंगे, तो आप लोगों को पुस्तक लिखनी है और उनके लेखक बताने हैं। पहली पुस्तक यहाँ पे ज्योग्राफिक ह्यूमेन है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट है, अर्नकुंडे है, अल्मजिस्ट है। ठीक है। नीचे नाम दिए गए हैं टोलेमी, कार्लेटर, जीन ब्रून्स, ईसी सैम्पल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नाम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। जो ज्योग्राफिक ह्यूमेन है, ये लिखी गई थी किसके द्वारा? जीन ब्रून्स के द्वारा। ठीक है। जीन ब्रून्स के द्वारा ये लिखी गई थी।
इसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट है। तो ये तो कि जो इन्वायरमेंट आपको लिखा दिख जाए तो वहीं पे आप लोग सैंपल लगा दीजिएगा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसी सैंपल के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में अर्धकुंड लिखी गई थी किसके द्वारा? कार्ल रिटर के द्वारा। कार्ल रिटर के द्वारा। अल्मागेस्ट लिखी गई थी टोलेमी के द्वारा। ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? टोलेमी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे देखिए टोलेमी सबसे लास्ट में चले जाएंगे क्योंकि सबसे पहले दिए गए हैं। ऑप्शन आप लोग लगाइए। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो रहा है? ए हो जाएगा। ठीक है। ए करेक्ट है, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ब्रिटेन में परमाणुत्मक क्रांति को मुख्य रूप से किसने लोकप्रिय बनाया है? किसने बनाया है? डेविड एम स्मिथ के द्वारा, टी डब्ल्यू फ्रीमैन के द्वारा, पीटर हैगेट के द्वारा, एल डडले स्टैम्प के द्वारा। बताइए किसने इसको बनाया है लोकप्रिय? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पीटर हैगेट के द्वारा ब्रिटेन में जो परमाणुत्मक क्रांति है इसको लोकप्रिय बनाया था। तो सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगा देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके साथ में पीटर हेगेट के साथ में एक नाम और आता है चोरले का। किसका नाम आता है इनके साथ में? चोरले का भी कभी कभी नाम आ जाता है, तो आप लोग इनको भी याद कर लीजिएगा। और इन दोनों की पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं कि दोनों ने मिलकर के पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें पहली पुस्तक हो जाएगी इनकी वोकेशनल वोकेशनल एनालिसिस एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। दूसरी जो इनकी पुस्तक हो जाएगी वो ज्योग्राफी, ये पीटर हैगेट की है, ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है। तीसरी इनकी जो पुस्तक है वो हो जाएगी मॉडल इन ज्योग्राफी, मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ये इनकी क्या हो जाएगी? तीसरी पुस्तक हो जाएगी। तो तीनों को ही आप लोग क्या कर लेंगे? याद करेंगे। इम्पोर्टेंट है, पूछते जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे इनकी बुक्स के लिए? आपको या तो हम दे देंगे बुक्स वाला, नहीं तो आप यहाँ से भी लिखेंगे, जो पूछी गई है उनको भी आप लोग याद कर जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। भौगोलिक विचारधारा के विकास से संबंधित निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? देखिए बताइए, इनका क्रम पूछा गया है। कांट, बेरेनियस, बाइडल, डीला, ब्लॉस, हम्बोल्ट। बेरेनियस, कांट, हम्बोल्ट, बाइडल, डीला, ब्लॉस दिया गया है। इसके बाद में बाइडल, डीला, ब्लॉस है, हम्बोल्ट है, बेरेनियस है, कांट है। हम्बोल्ट, बेरेनियस, कांट, बाइडल, डीला, ब्लॉस हो जाएंगे। तो इनका जो सही क्रम होगा आप लोग अगर जाने तो इनका जो सही क्रम है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे बारेनियस महोदय। बारेनियस के बाद में आप कांट को लेकर के चलेंगे। कांट के बाद में हम्बोल्ट महोदय आएंगे और हम्बोल्ट के बाद में बाइडलीला ब्लॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ से सही हो रहा है, बाकी के सभी को आप हटा देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है? जो भारत है वहां पे जो अधिवास है, जहां पर लोग वास करते हैं, प्रवास करते हैं, उनका जो प्रतिरूप प्रभावित होता है वो किससे होता है? सामाजिक अवसंरचना के द्वारा, भौतिक संलग्नता के द्वारा, जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा, या फिर कृषि पद्धतियों के द्वारा। बताइए किसके द्वारा होता है? तो देखिए अपना भारत एक जो देश है वो कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। कैसा है अपना देश? कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे जो ज्यादा आप लोगों को असर देखने को मिलेगा, प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? कृषि से संबंधित ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कृषि पद्धतियों के द्वारा क्या होगा? अधिवास प्रतिरूप भारत में प्रभावित होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़िए। नगर प्रदेश की विशेषता है क्या है? अल्प विकास है, पिछड़ापन है, खनिज संसाधन की उपलब्धता है, या फिर संकेंद्रित विकास है? बताइए क्या हो जाएगा इसका?
तो देखिए जो नगर प्रदेश होता है उसकी एक विशेषता क्या होती है, अल्प विकास तो वहां पे नहीं होगा, विकास होगा तभी उसको नगर माना गया है। पिछड़ापन भी वहां पे कम रहेगा, खनिज संसाधन वहां पे नहीं मिलेंगे आपको। पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर इनका एक अलग क्षेत्र होता है जहाँ पे खनिज संसाधन आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, संकेंद्रित विकास होता है सभी तरीके का। यहाँ पे जब आप नगर में जाएंगे तो वहां पे आपको शिक्षा की सुविधा मिल जाएगी, हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाएगी, और भी सब आपको जो मार्केटिंग की सुविधा है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे कई सारे विकास होते हैं और उसको जा करके सभी मिल जाते हैं, तब एक बनता है क्या, नगर प्रदेश बनता है। तो इसमें क्या होता है, संकेंद्रित विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 1991 से लेकर के 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर पूछी गई है, कितनी रही थी 1991 से 2001 के बीच में। तो देखिए ये जो दशकीय वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी 1991 से, 21.34% दशकीय वृद्धि दर रही थी। अगर पूछी जाए 2001 से लेकर के 2011 के बीच में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, तो यहाँ पे जो 10 की वृद्धि दर हो जाएगी वो 17.70%। 10 की वृद्धि यानी कि 10 साल में जनसंख्या में कितना बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको देख करके कम है डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी स्थान की केंद्रीयता किसके आधार पर निर्धारित होती है, बताइए। उसकी परिवहन प्रणाली के आधार पर, उसका प्रशासनिक स्तर पर, या फिर उसकी प्रक्रियात्मक सुदृढ़ता पर, या फिर शैक्षिक संस्थाओं की संख्याओं पर, किस पर निर्धारित होती है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसके जो देखिए केंद्रीयता निर्धारित होती है वो होती है उसके परिवहन प्रणाली के आधार पर। ठीक है, जो आपने कई सारे मॉडल पढ़े होंगे जिसमें बॉन-थ्योरियन का मॉडल है और भी जो बीबर का मॉडल है, ये सभी किस पर बनाए गए हैं, परिवहन के लिए बनाए गए हैं, और इन्हीं को आधार रखा गया है और इन्हीं को केंद्र में मान करके इन्होंने अपना मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, कि जहां से इनको परिवहन सुविधा हो और चारों तरफ में इनकी रोड्स जा रही हो, चारों तरफ में लिंक बना हो। तो यहाँ पर केंद्रीयता किसको रखा जाता है, परिवहन को रखा जाता है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पे देखिए जो ये केंद्र होता है ये एक बड़ा शहर होता है, इसके आसपास में छोटे छोटे एरिया बनाते हैं, नगर होते हैं, कस्बे होते हैं, फिर उसके बाद में गांव वगैरह होते हैं। तो इन सभी के लिए एक लिंक रोड होना चाहिए, इसीलिए क्या होता है केंद्र में परिवहन को रखा जाता है। आगे बढ़िए। रिमलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक है, इनका नाम पूछा गया है। मैकिंडर है, स्पाइकमैन है, मोंकहाउस है, या फिर हर्टसोन है, कौन हो जाएंगे रिमलैंड के प्रतिपादक। तो यहाँ पे जो रिमलैंड है इनके प्रतिपादक हो जाएंगे स्पाइकमैन। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो कब दी थी, 1944 में। कब दी थी इन्होंने, 1944 में दी थी, 1944 में दी थी, अपनी थ्योरी दी थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शांति का भूगोल, जिसमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। पुस्तक कौन सी थी, शांति का भूगोल। ठीक है, ये इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, कौन सा, रिमलैंड, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़िए। और इनका जो सिद्धांत है, मैकिंडर का जो सिद्धांत है हर्टलैंड थ्योरी, उसी के इर्द गिर्द में घूमता हुआ रिमलैंड इन्होंने बताया था। तो ये आपका जो थ्योरी वाला सेशन शुरू करने वाले हैं हम 25 से, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला है और आपको ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे सभी थ्योरीज कंप्लीट करेंगे, टोटल 60 के करीब थ्योरीज हैं जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, अपना प्यार जरूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उपयुक्त है, कौन सा है ग्रामीण विकास के लिए, ट्रक रेलवे, नौप्रेषण बैलगाड़ी, या फिर बैलगाड़ी ट्रक रेलवे जलयान, या फिर रेलवे जलयान वायु परिवहन फिर बैलगाड़ी है, या फिर बैलगाड़ी रेलवे वायु परिवहन एवं जलयान। बताइए कौन सा है, कौन सा मॉडल उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मॉडल उपयुक्त होगा, इनका जो विकास हुआ है मॉडल्स का, तो सबसे पहले बैलगाड़ी का यूज था, उसके बाद में ट्रक आए, उसके बाद में रेलवे, और अब ज्यादातर जो आ, विकास हो रहा है, जो भी आयात निर्यात होता है वो जलयान के द्वारा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये एक क्रम के रूप में पूछा गया था कि किस तरीके से भारत में जो आयात निर्यात का है या फिर जो आपके गांव से लेकर के शहर को जाने वाले या अदर देशों में जाने वाले जो साधन है जिनकी व्यवस्था बढ़ती गई है किस तरीके से बढ़ी है, इसका क्रम पूछा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सस्य संयोजन विधि को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध किया है? किसने किया है सस्य संयोजन विधि? नेल्सन ने, रफ्यूल्ला ने, दोई ने या फिर बीबर ने? तो ये जो सस्य संयोजन विधि है इसको सबसे पहले जो दिया था वो दिया था बीबर के द्वारा। पूरा नाम इनका जेसी बीबर है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। जनसंख्या प्रवास प्रवाह किसके द्वारा निर्धारित होता है? राजनीतिक निर्णय के द्वारा, पुश एंड पुल फैक्टर के द्वारा, ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा या फिर धार्मिक कारक के द्वारा? बताइए, जो जनसंख्या प्रवास प्रवाह सिद्धांत है किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुश एंड पुल फैक्टर इसके कारण होते हैं। ठीक है, ये पुश कौन सा होता है, पुल कौन सा होता है? देखिए, ये एक क्षेत्र है और ये दूसरा क्षेत्र है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे जनसंख्या हो गई क्या ज्यादा, और यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, ना तो शिक्षा की सुविधाएं है, ठीक है, ना ही यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा है, ना ही यहाँ पे परिवहन की सुविधा है, ना ही यहाँ पे रोजगार है, ना यहाँ पे ज्यादा बास योग्य भूमि है, ना यहाँ की जलवायु अच्छी है। ठीक है, ना यहाँ की क्या है, जलवायु अच्छी है। तो यहाँ पे इंसान रहना पसंद करेगा? ना ही यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है कि वहां पे कृषि भी हो सके। तो अब ये इंसान के लिए रहने योग्य भूमि तो नहीं है, तो अब वो यहाँ से क्या करेगा, दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, ये सभी सुविधाएं मिल रही है। यहाँ पे शिक्षा मिल रही है, चिकित्सा की भी सुविधा मिल रही है, परिवहन भी मिल रहा है, यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है इसको, और यहाँ पे रहने के लिए जमीन भी, जगह भी मिल रही है, साथ में इसको जलवायु मिल रही है, ठीक, और कृषि मिल रही है, यानी कि वो कुछ कमा खा रहा है, अपना अपना पेट भर रहा है, इतनी उसको सुविधा मिल रही है। तो ये देखिए, जहां पे इसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जहां से चला जा रहा है, तो ये जो जाने वाली जगह है इसको तो बोला जाएगा क्या, पुश फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ये गया है, जहां पर ये रह रहा है इसको बोलेगा क्या, पुल फैक्टर। ठीक है, तो ये पुल और पुश क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हॉयट ने प्रतिपादित किया था, क्या किया था, शहर संरचना का खंडीय मॉडल, कोटि आकार नियम, या फिर प्रमुख या फिर प्राइमेट नगर की अवधारणा, या नगर संरचना का बहुकेंद्रक मॉडल? बताइए क्या इसने दिया था। तो जो हॉयट है इन्होंने दिया था शहर संरचना का खंडीय मॉडल दिया था। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। बाकी का जो कोटि आकार का नियम है ये दिया था एफ अवरबर्ग ने दिया था। जो प्राइमेट नगर की अवधारणा है ये दी थी मार्क जेफरसन के द्वारा, मार्क जेफरसन के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। और जो नगर संरचना का बहुकेंद्रक मॉडल है ये दिया गया था हैरिस एवं उलमैन के द्वारा। ठीक है, हैरिस एंड उलमैन के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कोटिया का नियम दिया गया था एफ फिलिप अबरबॉक का ये, या फिर ओयरबॉक का ये, कई सारे इनके नाम हैं, ओयरबॉक या फिर इनको अबरबॉक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची एक को सूची दो से अपन लोगों को मिलाना है, जहां पर राज्य दिए गए हैं और उनके लोहे अयस्क का संचित भंडार दिया गया है। कौन से राज्य में कितना लोहे अयस्क है और उसका भंडार कितना है, ये इसमें पूछा गया है। देखिए, उड़ीसा दिया गया है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, और इनके भंडार दिए गए हैं 0.7%, 18%, 26%, 22%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए, उड़ीसा है, उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेगा 22%। 22 कहाँ पे है, फोर्थ में है, तो यहाँ पे आप लोग फोर्थ लिख लीजिए।
इसके बाद में झारखंड हो जाएगा, झारखंड में 26% देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग थर्ड लिख लीजिए। ठीक है। और इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश में 18% है, तो वो आपका सेकंड हो जाएगा। और लास्ट में आपका राजस्थान होगा, जहाँ पे फर्स्ट पे हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? 4 3 2 1, ए ऑप्शन करेक्ट है, तो यही आप लोग लगा देंगे, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जनांक संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनांक अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है? बताइए। उत्तर पश्चिमी यूरोप के मॉडल पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल पर, दक्षिण पूर्व एशिया के मॉडल पर, या फिर दक्षिण अमेरिका के मॉडल पर? बताइए। जो जनांकों की संक्रमण सिद्धांत है, ये वाला क्वेश्चन अपन लोगों ने जो कल वाला सेशन अपना हुआ था उसमें कर चुके हैं। तो बताइए किसमें था ये? तो ये जो मॉडल था ये किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये आपका उत्तर पश्चिमी जो यूरोप है इस पर आधारित है आपका मॉडल। दिया किसने था? तो ये दिया था आपका मॉडल नोटेस्टीन के द्वारा। ठीक है, नोटेस्टीन के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। कब दिया गया था? 1945 में उन्होंने अपना ये मॉडल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और जिसमें ए और आर दिया गया है, इसका कारण पूछा गया है। देखिए क्या है। जापान एक विकसित देश है। ठीक है। कारण उसका बता रहा है कि देश के विकास के लिए उसके प्राकृतिक संसाधनों का देश के भीतर होना नितांत आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ा होगा, आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में, जापान के बारे में जाना होगा, तो इसका क्या है, इसके पास में उन्हें क्या है, देश के अंदर में बहुत कम जमीन है और उसमें बहुत कम ही व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ये सब क्या करता है, बाहर दूसरे देशों से मंगाता है। उसके बाद भी ये विकसित देश है। ठीक है। तो एक तो आप लोगों का सही हो जाएगा, लेकिन आप जो रीजन दिया गया है बिल्कुल ही गलत दिया गया है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही हो जाएगा और साथ में आर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबर के द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकरण के सिद्धांत का नाम बताना है। परिवहन लागत सिद्धांत है, संसाधित संसाधन आधारित सिद्धांत है, स्वच्छंद यानी कि फुटलूज उद्योग सिद्धांत, या फिर श्रम आधारित सिद्धांत है। तो जो वेबर है इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसका नाम था क्या? उसका नाम रहा था परिवहन लागत सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि कोई जो कारखाना है वो अपन लोगों को वहां लगाना चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल हो, जिसके पास में क्या हो, रॉ मटेरियल हो, तो कच्चे मालों की ढुलाई के लिए परिवहन लागत ज्यादा ना लग जाए। इसलिए इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था कि कहाँ पे अपना कारखाना हमें लगाना चाहिए। जब आप मॉडल्स एंड थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये सभी मॉडल कराए जाएंगे। और ये सेशन बहुत जल्द यानी कि 25 तारीख से शुरू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना। कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा किससे संबंधित है? फसलों की अधिक संख्या से, मूल्य वर्धित फसलों से, एकल फसलों से, या फिर पारिस्थितिकी रूप से सर्वाधिक उपयुक्त फसलों से? तो जो कृषि का विविधीकरण आधुनिक अवधारणा ये संबंधित हो जाएगी किससे? फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? विविधीकरण यानी कि फसल की एक से अधिक जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है? विविधीकरण बोला जाता है। ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है। और अपन लोग मिलेंगे कब? नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और फिर से अपना वेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।